नमस्कार। मैंने 2-3 दिन पहले मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के विभाजन के संदर्भ में विचार विमर्श करना आरंभ किया था, जिसमें मैंने पहली कड़ी में ये बताया कि 1906 ईस्वी से लेकर 1929 ईस्वी तक कैसे जिन्ना आरंभ में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे, परंतु धीरे धीरे हीरो इन निगेटिव रोल की ओर मुड़ते चले गए, यानी सांप्रदायिक राजनीति की ओर फिसलते चले गए। 1930 के दशक में जिन्ना पूरी तरह एक सांप्रदायिक राजनेता के रूप में उभरकर सामने आते हैं और 1940 के दशक में तो वे सीधे नायक से खलनायक की ओर चले जाते हैं और देश विभाजन का जो आंदोलन चलता है उसके सबसे आगे सबसे बड़े निर्देशक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। वस्तुतः 1930 के दशक से भारतीय राजनीति में सांप्रदायवाद बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। 1930 में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किए थे, लेकिन इस बार इस आंदोलन में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। यह प्योरली कहें तो कांग्रेस का मूवमेंट था, जिसमें हिंदू महासभा भी थोड़ी बहुत भाग ले रही थी। मुस्लिम लीग बिल्कुल कटी रही इस आंदोलन से। 1930 में ही मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल, और इकबाल ने अपने भाषण में सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए जो सुझाव प्रस्तुत किए, वहीं से भारतीय राजनीति में टू नेशंस थ्योरी, द्वि राष्ट्र सिद्धांत पर वस्तुतः विमर्श आरंभ हो जाता है। हालांकि कुछ विद्वान यह भी बताते हैं कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत के जन्मदाता सर सैयद अहमद खां ही थे, परंतु उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। भले ही वो सच हो या ना हो, वो एक कभी अलग मुद्दे में जब मैं सर सैयद अहमद खां और अन्य धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा करूंगा तब आऊंगा। लेकिन जहां से सचमुच भारत में दो राष्ट्र सिद्धांत पर विमर्श आरंभ होने लगा धीरे धीरे, वो उसकी जड़ हम लोग खोजें तो 1930 में इलाहाबाद में मोहम्मद इकबाल का दिया गया वो भाषण ही है, जिसमें इकबाल ने सुझाव दिया था कि सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि भारत में ही मुस्लिम बहुल प्रांतों को एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया जाए और उन्हें विशेष स्वायत्तता दी जाए, और दूसरी इकाई के रूप में हिंदू बहुल प्रांत, उस हिंदू में अन्य धर्मावलंबी भी शामिल हो सकते थे, गैर मुस्लिम धार्मिक समुदाय। तो एक तरह से दो इकाई में भारत को बांटा जाए और दोनों इकाई को मिला करके एक ढीले ढाले संघ का निर्माण किया जाए। ध्यान रखना है कि इकबाल ने भारत विभाजन की बात यहां पर नहीं की थी। उन्होंने कहा था एक ढीले ढाले संघ के रूप में भारत को गठित किया जाए, जिसमें एक ओर होंगे मुस्लिम बहुल प्रांत और दूसरे ओर गैर मुस्लिम बहुल प्रांत, यानी दो इकाई। सीधे शब्द में कहें तो यहीं से हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया एक ही इंडिया के भीतर यह कॉन्सेप्ट उभरना शुरू हो जाता है। हालांकि इकबाल अंतिम काल तक भारत के विभाजन के समर्थक नहीं थे, लेकिन जिन्ना जो इस समय तक भारत विभाजन के बारे में नहीं सोच रहे थे, धीरे धीरे उसी ओर कदम बढ़ाते चले गए। वस्तुतः मुसलमानों के लिए एक अलग देश, एक अलग राष्ट्र की धारणा सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने दी थी। मुस्लिम लीग के नेता चौधरी रहमत अली, जिन्होंने 1933 में 5 मुस्लिम बहुल प्रांतों को
एक इकाई में गठित करके मुसलमानों के लिए एक अलग देश का प्रस्ताव रखा था, जिसका नाम उन्होंने दिया पाकिस्तान। पी का अर्थ पंजाब लिया गया, ए मतलब अफगन प्रोविंसेज यानी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ना कि अफगानिस्तान जैसा ही कुछ किताबों में लिखा मिलता है। के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध और TAN फॉर बलूचिस्तान। तो यही धारणा थी चौधरी रहमत अली की कि इन प्रांतों को मिला करके एक मुसलमानों का स्वतंत्र संप्रभु देश बनाया जाए। और यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि इसमें मुस्लिम बहुल प्रांत बंगाल को शामिल नहीं किया गया था, यानी पाकिस्तान की जो मूल धारणा थी उसमें बंगाल शामिल उस समय नहीं था। लेकिन मुस्लिम लीग ने आधिकारिक रूप से इस योजना को स्वीकार नहीं किया, यह उनकी व्यक्तिगत प्रस्ताव के रूप में देखा गया। अभी भी जिन्ना मुसलमानों के लिए एक अलग देश की कोई परिकल्पना कर रहे हों, ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आता है। समस्या तब गंभीर हुई जब 1937 ईस्वी में चुनाव हुए प्रांतीय विधानसभाओं के, और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में मुस्लिम लीग की बुरी तरह पराजय हुई। यहां तक कि मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी मुस्लिम लीग पूरी तरह असफल रही। आरक्षित सीट जितने मुसलमानों के लिए रखे गए थे उनमें भी मुस्लिम लीग को बहुत कम सफलता मिली, मुश्किल से 25%। और इसके बाद मुस्लिम लीग के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि जिन्ना का पॉलिटिकल कैरियर ही कहीं खत्म ना हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक हलचल ने मुस्लिम लीग में जान फूंक दी और जिन्ना फिर धीरे धीरे फर्श से अर्श की ओर उभरते हुए चले गए। और वो घटना ये थी कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों में अधिकांश सीटों पर मुस्लिम लीग ने विजय प्राप्त की थी। और मुस्लिम लीग कांग्रेस के सामने यह प्रस्ताव रखी कि सरकार में मुस्लिम लीग को भी उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेता हाँ और इस नान नुकुर के चक्कर में अंत में कोई समझौता नहीं हो पाया और मुस्लिम लीग ने यहीं से कांग्रेस को हिंदू पार्टी के रूप में कांग्रेस पर हमला करना तेज कर दिया। 1938 ईस्वी में पटना में मुस्लिम लीग का जो ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में जिन्ना ने बहुत उग्र भाषण दिया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की रक्षा कर सकती है, मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस हिंदू फासिस्ट पार्टी है। और यहां से मोहम्मद अली जिन्ना पूरी तरह अब सांप्रदायिक राजनीति में फिसल गए और उनका मुख्य उद्देश्य पहले ये बन गया कि भारत में जितने भी मुसलमानों के राजनीतिक दल हैं, क्योंकि उस समय कई दल मुसलमानों के भी थे, उन सभी को एकीकृत किया जाए जिससे अधिक से अधिक मुसलमान एक मंच पर इकट्ठा हो सके। पंजाब में जहां मुसलमानों का बहुमत था, यूनियनिस्ट पार्टी बहुत ताकतवर थी। हालांकि वह सेकुलर रीजनल पार्टी थी जिसमें हिंदू भी शामिल थे, लेकिन जिन्ना ने बड़ी ही चालाकी से यूनियनिस्ट पार्टी को अपनी ओर खींचना आरंभ किया। उसी तरह बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक की, वह भी रीजनल सेकुलर पार्टी थी, लेकिन जिन्ना की कूटनीति की चाल में फजलुल हक बंगाल की राजनीतिक पार्टी, वह भी धीरे धीरे मुस्लिम लीग की जाल में फंसने लगी। कांग्रेस चूंकि सरकार चला रही थी और उसके बहुत बड़े बड़े नेता सरकार चलाने में शामिल थे, कांग्रेस का कांटेक्ट भी मुस्लिम प्रजा से कम होने लगा था, जबकि मुस्लिम लीग के पास तो कोई विशेष कार्य थे नहीं। और जिन्ना ने अपना
पूरा का पूरा अपनी पूरी की पूरी शक्ति मुसलमानों में सांप्रदायवाद फैलाने में लगा दी। और फिर 1940 में, मार्च 1940 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी के अलावे कई और छोटे मोटे मुस्लिम दल शामिल थे, जिन्ना संयुक्त रूप से जिसके अध्यक्ष बने, उसी लाहौर अधिवेशन में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग रखी गई। हालांकि यह भी ध्यान देना है कि उस अलग देश का नाम क्या होगा, इस पर कोई सहमति नहीं बनी। और यह धारणा कि पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ 1940 के लाहौर अधिवेशन में, ये गलत है। देश विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन उस देश का नाम पाकिस्तान होगा, यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। चूंकि पाकिस्तान नाम 1933 से चला आ रहा था, तो जैसे ही देश विभाजन की बात मुस्लिम लीग ने स्वीकार की, तो समाचार पत्रों में, अन्य पार्टियों में, बुद्धिजीवियों में सीधे विमर्श आरंभ हो गया कि मुसलमानों ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया, और इस तरह से नाम अपने आप पाकिस्तान शामिल हो गया। जबकि यह पाकिस्तान की योजना, तथाकथित पाकिस्तान की योजना जो लाहौर अधिवेशन में बनी, उसमें बंगाल को भी शामिल किया गया, जबकि मूल पाकिस्तान शब्द में बंगाल को शामिल नहीं किया गया। परंतु एक बार जब ये नारा, ये हल्ला हो गया कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया, तो अपने आप ये नाम चल पड़ा। और फिर जिन्ना यहां से मूवमेंट फॉर पाकिस्तान को दिन पर दिन मजबूती के साथ आगे बढ़ाते चले गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का विरोध किया। शामिल होने की तो बात ही अलग है। बल्कि मुस्लिम लीग ने खुलकर ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, और कांग्रेस ने जो कई अपने जीते हुए प्रांतों में जहां कांग्रेस की सरकार पहले से चली आ रही थी, कांग्रेस ने अपनी सरकार से इस्तीफा देना शुरू किया। तो जहां भी मौका मिला, मुस्लिम लीग सरकार में शामिल होने लगी। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुस्लिम लीग ने ही सिर्फ विरोध किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी विरोध किया था, हिंदू महासभा ने भी विरोध किया था, लेकिन उन सबसे कोई मायने नहीं निकलता है। मुख्य बात ये थी कि जिन्ना इस समय पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे, और वो जानते थे कि पाकिस्तान तभी मिलेगा जब अंग्रेजी राज का समर्थन मिलेगा, और अंग्रेजी राज तभी समर्थन करेगी पाकिस्तान का जब कांग्रेस को कमजोर करने में जिन्ना ब्रिटिश सरकार का सहयोग देंगे। 1942 के पश्चात यह स्पष्ट हो चुका था कि मुस्लिम लीग अब पाकिस्तान की मांग से पीछे हटने वाली नहीं है। हालांकि एक दो ऐसे अवसर आए जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता की स्थापना की संभावना बनने लगी थी, जैसे शिमला सम्मेलन जो 44-45 में हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वह शिमला कॉन्फ्रेंस भी असफल हो गया। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन ब्रिटिश सरकार ने की, और कैबिनेट मिशन को इस असाइनमेंट के साथ भारत भेजा गया था कि जल्दी से जल्दी भारत को सत्ता हस्तांतरित किया जाए, इसके लिए वह प्रस्ताव प्रस्तुत करे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस एवं अन्य पार्टियों से कैबिनेट मिशन ने विचार विमर्श किए, और मुस्लिम लीग हमेशा पाकिस्तान के मुद्दे पर अटल रही। लेकिन अंततः कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव पारित किए 16 मई 1946 को, उसमें मुस्लिम लीग की मांग को ठुकरा दिया गया, और कैबिनेट प्रस्ताव ने स्पष्ट किया कि सत्ता का हस्तांतरण एक संघीय संयुक्त भारत को ही दिया जाएगा। हालांकि उसने मुस्लिम बहुल प्रांतों की एक इकाई बनाने की भी सलाह दी।
जब जिन्ना को लगा कि तत्काल इसका विरोध करना कुछ महंगा पड़ सकता है, तो पहले जो मिल रहा है वो ले लिया जाए, तो मिलेगा कि जिन्ना ने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, कांग्रेस से भी पहले। और फिर कांग्रेस ने विचार विमर्श करके कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो 1946 के मध्य की ये स्थिति थी, यानी मई जून की, कि ब्रिटिश सरकार भारत विभाजन नहीं चाहती थी, कांग्रेस भारत विभाजन नहीं चाहती थी, मुस्लिम लीग भी कैबिनेट प्रस्ताव को स्वीकार कर चुकी थी, तो आप कह सकते हैं कि वो भी भारत विभाजन नहीं चाहती थी। लेकिन फिर क्या ऐसा हुआ कि एक साल के भीतर ही देश के विभाजन की परिस्थिति तैयार हो गई। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दौर भारतीय इतिहास का है। 46 के मई से आप आरंभ करें, 47 के अगस्त तक ले जाएंगे। और इसके बारे में कहा जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा कि कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू भी दोषी थे, जिन्होंने अपने एक भाषण के द्वारा जिन्ना की ताकत को फिर से बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि संविधान सभा अंततः तय करेगी भविष्य के भारत का, और वह चाहे तो अलग अलग इकाई की जो बात कैबिनेट मिशन ने की है, ग्रुपों में जो बांटने की सलाह दी है, ग्रुप ए, बी और सी में भारत के प्रांतों को, उसे हटा भी सकती है। यहीं से जिन्ना को एक मौका मिल गया और उन्होंने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए कि जो कांग्रेस अभी से कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, तो वह आगे चल के कैबिनेट प्रस्ताव को पूरी तरह खत्म कर देगी। और संविधान सभा में तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का बहुमत होगा, वो जैसा चाहेगी वैसा संविधान बनाएगी और मुस्लिम लीग को पूरी तरह कुचल देगी। और जिन्ना को एक मौका मिल गया, मुस्लिम लीग की ताकत बढ़ गई और नारा देना मुस्लिम लीग ने शुरू किया, इस्लाम खतरे में है, बहुसंख्यक के द्वारा अल्पसंख्यक कुचल दिए जाएंगे। और फिर मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन से अपनी सहमति वापस ले ली और पाकिस्तान के लिए अब डायरेक्ट एक्शन की बात की, प्रत्यक्ष कार्रवाई की, यानी कि पाकिस्तान प्राप्त करना है, चाहे वो अहिंसा से हो या हिंसा से। और फिर 16 अगस्त बहुत ही काला दिन कहें, 16 अगस्त 1946, जब मुस्लिम लीग ने, जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की घोषणा की और डायरेक्ट एक्शन डे के द्वारा हावड़ा से कलकत्ता मार्च मुस्लिम लीग के हजारों कार्यकर्ताओं ने हथियार के साथ किया। बंगाल में मुस्लिम लीग की ही सरकार थी और प्रायोजित नरसंहार हिंदुओं का आरंभ हुआ और शीघ्र फिर रिएक्शन हुए। हालांकि सरकार मुस्लिम लीग के साथ थी बंगाल में, लेकिन हिंदुओं में रिएक्शन हुए। 2-3 दिन तो भारी कत्लेआम हुआ हिंदुओं का, परंतु तत्पश्चात रिएक्शन जब हुए तो फिर सांप्रदायिक दंगा में कौन कितने मरे, किन की संख्या ज्यादा थी, इन सब का कोई मायने नहीं रह सकता। लेकिन कलकत्ता से जिस दंगे की शुरुआत 16 अगस्त 1946 से हुई, उसने मुस्लिम लीग की ताकत को बहुत बढ़ा। पूरे बंगाल दंगा की चपेट में आ गया और नोआखोली में जो भीषण नरसंहार हुआ, उसके बारे में उस समय तो मीडिया कम सक्रिय थी, सिर्फ प्रिंट मीडिया होते थे, वो बहुत समय। फिर भी इस तेजी से र्यूमर फैला कि उसने पूरे भारत को नोआखोली की घटना ने झकझोर के रख दिया। और कहा जाता है कि नोआखोली की दुखद घटना ने ही बिहार में सांप्रदायिक दंगा की पृष्ठभूमि तैयार की। हालांकि बिहार में पहले भी दंगे होते थे, लेकिन नोआखोली की घटना की खबर, कलकत्ता की घटना की खबर जब बिहार में आई, बिहार में कांग्रेस की सरकार थी,
श्री कृष्ण सिंह यहाँ के प्रधानमंत्री थे। उस समय मुख्यमंत्री शब्द नहीं होता था, प्रधानमंत्री शब्द चलता था। तो श्री कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री थे, प्रीमियर। लेकिन जब दंगा फैला बिहार में तो सेकुलर पार्टी कांग्रेस वह दंगा को रोक नहीं पाई, क्योंकि बिहार के गांव गांव में दंगे भड़क उठे थे। और इससे फिर मुस्लिम लीग की ताकत बढ़ी, जिन्ना की ताकत बढ़ी, क्योंकि अब जिन्ना कह सकते थे कि बंगाल में तो हमारी सरकार थी, हम पर आरोप लगा, बिहार तो सेकुलर कांग्रेस की सरकार है। और बिहार के साथ यूपी, बॉम्बे और अन्य कांग्रेस शासित प्रांतों में भी दंगे भड़क गए। और अब यह कहना कि सिर्फ मुस्लिम लीग दंगा फैला रही है, यह सत्य नहीं था। यह अलग बात है कि कांग्रेस के नेतागण दंगा में शामिल नहीं थे, जहां तक तथ्य मिलते हैं। लेकिन जैसे राष्ट्रवाद भारत में अब धीरे धीरे गांव गांव तक फैल गया था, वैसे ही सांप्रदायवाद भी भारत में अब गांव गांव तक फैलने लगा था। और 1947 के आरंभ तक तो पंजाब किसी भी प्रांत की तुलना में सबसे बड़े दंगे की चपेट में आ गया। और अंतरिम सरकार, जिसमें कांग्रेस पहले शामिल थी, बाद में मुस्लिम लीग भी शामिल हुई, वो अंतरिम सरकार प्लस ब्रिटिश सरकार दंगा को रोकने में समर्थ नहीं हो पा रही थी। और अंततः माउंटबेटन स्कीम, मैंने माउंटबेटन योजना पर भी एक वीडियो पहले डाला है, देख लेंगे। अंततः माउंटबेटन स्कीम जब 3 जून 1947 को प्रकाशित हुआ, तो कह सकते हैं कि भीषण सांप्रदायिक समस्या के निदान के लिए कांग्रेस ने भी भारत विभाजन को ही एकमात्र विकल्प माना और मोहम्मद अली जिन्ना की विजय हो गई। विजय इस संदर्भ में कि उन्होंने जो मांग रखी, जो चाहा 1940 में देश विभाजन का, मुस्लिम बहुल प्रांतों का पाकिस्तान, वह उन्होंने मात्र 7 वर्ष में प्राप्त कर लिया। गांधी, नेहरू, पटेल जैसे दिग्गज लाख प्रयास करने के बावजूद भी देश को टूटने से नहीं बचा पाए। तो यह तो सही है कि जिन्ना के 2 पक्ष हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जब आरंभ में आए हैं भारतीय राजनीति में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू किए हैं, एक नायक के रूप में उभरे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत के रूप में सामने आए। लेकिन फिर वह अपने निजी कारण से ही, ना कि सचमुच को ये मुसलमानों के बहुत बड़े पक्षधर थे, ना तो भारत में मुसलमान संकट में थे, ना ही भारत में इस्लाम संकट में था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अहम के कारण, क्योंकि उनका मेन ईगो क्लैश महात्मा गांधी से होता था, जवाहरलाल नेहरू से होता था। महात्मा गांधी एक लोकप्रिय नेता के रूप में पूरी तरह उभरते जा रहे थे, और जिन्ना और उनके जैसे कुछ नेताओं को लगा कि गांधी जी के पीछे ही चलना होगा अगर कांग्रेस की राजनीति में या राष्ट्रीय राजनीति में रहे तो। लेकिन जिन्ना का ईगो इतना विकट था कि वह आगे चलते रहने में विश्वास करते थे। बल्कि यूं कहें, उनकी धारणा थी कि जहां से मैं शुरू होता हूं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। और इसके लिए उन्होंने फिर क्या किया, तो सांप्रदायिक राजनीति को अपनाना शुरू किया। जब वे राष्ट्रीय नेता के रूप में देखे कि हम सफल नहीं हो सकते हैं अब गांधी की लहर के सामने, तो उन्होंने मुसलमानों का नेता बनना यह संकल्प ले लिया। हालांकि अंतिम दम तक भी वे सभी मुसलमानों के नेता नहीं बन सके। अगर ऐसा होता तो बहुत से मुसलमान विभाजन के बाद भी भारत में नहीं रहते। लेकिन फिर भी मध्यम वर्गीय मुसलमान, जमींदार मुसलमान, बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का जिन्ना की जादू में तो आया। और जिन्ना जो 1937-38 में हताश थे, हार गए थे सभी बाजी, लेकिन अंत में वे बाजीगर निकले और जो उन्होंने चाहा मुसलमानों का एक अलग देश, वह बना के ही दम लिया।
हम भारतीय उन्हें खलनायक कहते हैं, कह सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि भारत को तोड़ने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो वो कायदे आजम हैं, महान संगठनकर्ता, जिनकी आलोचना भी नहीं की जा सकती। और यह परिस्थिति यह दिखाती है जिन्ना की पूरी कहानी कि कैसे अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए अभी भी भारतीय नेतागण जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद का प्रयोग करते हैं, जबकि वास्तविक रूप में उनका वह मकसद होता नहीं है। वे अपने जाति का विकास नहीं चाहते हैं, वे अपने संप्रदाय का विकास नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने पॉलिटिकल कैरियर को मजबूत करने के लिए अभी भी भारत में सांप्रदायिक राजनीति, जातीय राजनीति का सहारा लिया जाता है, जिसके कारण इस देश का विभाजन हुआ। वो कारण अभी भी चल रहे हैं और इस पर हम लोग को विचार विमर्श करना चाहिए। धन्यवाद।